नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधायक उमेश कुमार की फेसबुक पोस्ट से बड़ी सियासी हलचल। अजय गुप्ता के साथ सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली। धामी सरकार के खिलाफ साजिशों का लगा चुके हैं आरोप। सदस्यता अभियान के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को बताया कॉपी कैट। हरदा ने भट्ट को दिया कुंडली का ज्ञान। विधानसभा को पेपरलेस करने की तैयारी तेज। केंद्र सरकार की नेवा परियोजना के तहत चल रहा काम। जल्द अधिकारी भी सीखेंगे विधानसभा का ऑनलाइन कामकाज। राजधानी देहरादून में सत्यापन अभियान ने पकड़ी रफ्तार। 300 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर किया गया वेरिफिकेशन। आला अधिकारी संभाल रहे अभियान की कमान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। 500 करोड़ में उत्तराखंड की धामी सरकार को गिराने की साजिश का मुद्दा एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टारगेट करते हुए सोशल मीडिया पर बड़ा खुलासा किया, जिससे सियासत में उबाल ला दिया है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का बड़ा खुलासा। धामी सरकार को गिराने की साजिश मामले में बड़ा खुलासा। त्रिवेंद्र सिंह रावत पर किया टारगेट। गुप्ता बंधु के साथ त्रिवेंद्र की फोटो की शेयर। उत्तराखंड की धामी सरकार को अस्थिर और गिराने की साजिश का मामला सुर्खियों में रहा, लेकिन फिर ठंडा पड़ गया। हालांकि गंभीर आरोप लगाने वाले निर्दलीय विधायक उमेश कुमार इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इस मामले में अब विधायक उमेश कुमार ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को टारगेट करते हुए उमेश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर जबरदस्त खुलासा किया है, जिसके बाद सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर त्रिवेंद्र सिंह रावत और अजय गुप्ता के साथ में फोटो शेयर की गई है और उमेश कुमार ने इस पोस्ट में दावा किया है कि यह हाल ही में एक कार्यक्रम की फोटो है। उमेश कुमार के मुताबिक 11 सितंबर 2024 की ये तस्वीर है, जब सहारनपुर में काले कारनामों वाले अजय गुप्ता के छड़ी पूजन में त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि हम इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करते कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये तस्वीर कब की है और कहां की है, लेकिन जिस तरह से उमेश कुमार ने पोस्ट शेयर की है, इसके बाद शक की सुई पूरी तरह से घूमती दिख रही है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा है कि हमारे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का गुप्ता बंधुओं से लगाव, स्नेह और प्रेम की जगजाहिर ये ताजा फोटो अभी 11 सितंबर 2024 की है, जब सहारनपुर में काले कारनामों वाले अजय गुप्ता के छड़ी पूजन में उत्तराखंड के सारे काम छोड़ त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल होने पहुँच गए। तभी कहूँ, मेरे गुप्ता बंधुओं पर सरकार अस्थिर करने वाले बयान पर सबसे ज्यादा दर्द त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हुआ? क्या कह रहे थे मेरे बारे में त्रिवेंद्र जी? उमेश कुमार विश्वसनीय नहीं है। उमेश कुमार को कोई अनुभव नहीं है। आप अभी तक गुप्ता बंधुओं के आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं त्रिवेंद्र जी? तो क्या काले कारनामों वाले गुप्ता बंधुओं की शह पर ही सरकार को अस्थिर करने के लिए लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हो? ये तमाम बातें निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बता दें कि मॉनसून सत्र के दौरान सदन के भीतर विधायक उमेश कुमार ने आरोप गुप्ता बंधुओं पर लगाते हुए कहा था कि 500 करोड़ में उत्तराखंड की धामी सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी। उमेश कुमार के इस बयान पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तंज कसते हुए कहा था कि जिस व्यक्ति ने सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया है, वो कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है। अब इसी पर पलटवार करते हुए निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सोशल मीडिया पर गुप्ता बंधु के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत की नजदीकियों और सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर सवाल खड़े किए हैं और इशारों में सरकार को गिराने की साजिश का षड्यंत्रकारी त्रिवेंद्र सिंह रावत को बता दिया है। बहरहाल देखना होगा कि विधायक उमेश कुमार के इस खुलासे का परिणाम क्या होता है। पूरे देश में जहां बीजेपी का सदस्यता अभियान जोरों पर चल रहा है, तो वहीं महिला कांग्रेस का अभियान भी इन दिनों जारी है। उत्तराखंड में दोनों राजनीतिक दल बड़े लक्ष्य के साथ नए सदस्य बना रहे हैं, तो वहीं एक दूसरे के सदस्यता अभियान पर भी वार पलटवार करते दिख रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को एक नसीहत दे डाली है। ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड में दोनों राष्ट्रीय दलों के सदस्यता अभियान चल रहे हैं। खास बात ये है कि बीजेपी जहां पूरे प्रदेश में 23 लाख से अधिक सदस्य बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, तो वहीं महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान का लक्ष्य 10 लाख रखा गया है। लेकिन सदस्यता अभियानों पर एक दूसरे पर राजनीतिक दल कटाक्ष भी करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी का सदस्यता अभियान हिसाब से चलता है, जबकि कांग्रेस में सामंजस्य की कमी है, जो सदस्यता अभियान में भी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी संविधान पार्टी के संविधान के आधार पर सदस्यता करती है। कांग्रेस के अंदर कोई संविधान नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए महिला मोर्चा अलग करेगा, उनका युवा अलग करेगा, तो फिर वो इकट्ठे भी कांग्रेस से कैसे माने जाते होंगे? संविधान में उनके क्या उल्लेखित, मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जहां कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर सवाल खड़े किए, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महेंद्र भट्ट को एक नसीहत दे डाली है। हरीश रावत का कहना है कि जब महेंद्र भट्ट का जन्म भी नहीं हुआ था, तब कांग्रेस में 54 की सदस्यता होती थी। जब इनका जन्म नहीं हुआ था, कांग्रेस में उस समय 54 की सदस्यता होती थी। तो जो है उनसे कहिए कि अपने जन्म का पहले पतड़ा जो है पंडित जी से लिखवा ले अपने, जब वो पतड़े में क्या है उसको देख ले, उसके बाद हमसे बात करें, कांग्रेस से बात करें। बीजेपी और कांग्रेस जहां सदस्यता अभियान प्रदेश में चला रही है, तो वहीं एक दूसरे के सदस्यता अभियानों पर कटाक्ष भी जारी है और ये मसला महेंद्र भट्ट की जन्म कुंडली तक पहुंच गया है। ऐसे में देखना होगा कि जब बीजेपी और कांग्रेस के सदस्यता अभियान के आंकड़े आते हैं, तो किसकी कुंडली मजबूत नजर आती है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर इन दिनों सूबे में केदारनाथ सियासत का केंद्र बन चुका है। अभी उपचुनाव की तारीख की घोषणा भी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने अभी से ग्राउंड जीरो से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि किसी भी सूरत में बीजेपी केदारनाथ सीट हाथ से नहीं निकलने देना चाहती। रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ उपचुनाव में बढ़ाई बीजेपी की धड़कनें। 173 बूथ पर 173 पदाधिकारी तैनात, 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी मिली जिम्मेदारी। ग्राउंड जीरो से चल रही बीजेपी की तैयारी। 92,000 मतदाताओं वाली केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव कब होगा, ये अभी तय नहीं है, लेकिन यहाँ चुनावी शोर जोरों पर है। बात बीजेपी की करें तो उसने केदारनाथ में बिसात बिछानी शुरू कर दी है। केदारनाथ विधानसभा में 173 बूथ है। बीजेपी ने इन बूथों पर 173 पदाधिकारी तैनात कर दिए हैं। बूथों के ऊपर पार्टी के 46 शक्ति केंद्र हैं और शक्ति केंद्र के ऊपर 5 मंडल है। हर शक्ति केंद्र और हर मंडल में भी इसी तरह एक एक पदाधिकारी की तैनाती की गई है। ऐसे करीब 200 पदाधिकारी हैं जो केदारनाथ विधानसभा के बाहर से हैं। 20 सितंबर के बाद 5 मंडलों में एक एक कैबिनेट मंत्री को भी मैदान में उतारने की तैयारी है। आखिर इन पदाधिकारियों का काम क्या होगा, आपको बताते हैं। बूथ पर बीजेपी के सदस्यता अभियान को गंभीरता से आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार की उपलब्धियों को बूथ के हर एक घर तक पहुंचाने का टारगेट है। 2022 में पार्टी जिन बूथों पर कमजोर रही, उन पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। किस बूथ पर लोगों की कॉमन क्या समस्या है, उसे टारगेट कर आचार संहिता से पहले दूर किया जाएगा। मंत्री अपने अपने विभाग से संबंधित समस्याओं का मौके पर निस्तारण करेंगे। केदारनाथ विधानसभा में हमने अधिक फोकस किया है कि वहाँ घर घर कार्यकर्ता जाएं और अधिक से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का काम करें। दूसरा, घर घर संपर्क के तहत केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो महत्वपूर्ण काम हैं, उन कामों को जन जन तक पहुंचाएंगे, जनता के बीच में चर्चा करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का डर है। एक के बाद एक 2 उपचुनाव हारने के बाद से बीजेपी घबराई हुई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी के लिए केदारनाथ उपचुनाव को जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। हमारी पार्टी भी, देखिए, पार्टियों की अपनी रणनीति होती है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। ये उनकी रणनीति होगी जिसका खुलासा उन्होंने आपसे किया होगा। हमारी भी कोई रणनीति है जिसको हमारा संगठन बखूबी अंजाम दे रहा है। अब माननीय अध्यक्ष जी इस बारे में कुछ कह पाएंगे कि वो क्या इसमें कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक केदारनाथ में कार्यकर्ताओं का सवाल है, मैं केदारनाथ से 3 दिन के भ्रमण के बाद आज यहाँ पर पहुँचा हूँ और मैं इस बात को जानकारी के आधार पर कह सकता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ प्रत्येक बूथ पर एक्टिव है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। बहरहाल इसमें कोई दोहराई नहीं कि उपचुनाव होने तक केदारनाथ सियासत का केंद्र बना रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसे गंभीरता से ले रही है। बीजेपी के पास मौका है कि वो 2 उपचुनावों में मिली हार के दाग को
इस सीट पर जीत से दूर सके, तो वहीं कांग्रेस मंगलौर और बद्रीनाथ में जीत के बाद केदारनाथ में हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाना चाहती है। उधर देहरादून और गैरसैंण की भराड़ीसैंण में बनी विधानसभा को पेपरलेस करने की तैयारी चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की माने तो राज्य की दोनों ही विधानसभा को भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम नेवा परियोजना के तहत जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत आने वाले दिनों में अधिकारियों को कामकाज की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा है कि मुझे बहुत खुशी है कि हम छोटा स्टेट ज़रूर है, लेकिन ये हमारे पास हमको ये सुविधा या ये कहा गया भारत सरकार द्वारा कि आप लोग भी डिजिटाइजेशन की तरफ जाइए, और हमने उस अपॉर्चुनिटी को लिया। मैं धन्यवाद भारत सरकार का भी करना चाहूँगी और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार का भी कि कुछ पैसा हमें भारत सरकार से मिला, और जो बाकी हमें ज़रूरत थी दोनों विधानसभाओं को, देहरादून और गैरसैंण भराड़ीसैंण को करने की, हमें दोनों सरकारों के माध्यम से फाइनेंशियल हेल्प मिली है। हम पूरी तरह से प्रयास में है कि डिजिटाइजेशन हो। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने आपदा को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार हुआ गौला पुल आज धराशायी है, जिसकी वजह NHAI द्वारा किया काम है। बता दें कि सुमित हृदयेश IIT रुड़की के ऑडिट से पहले चाहते हैं कि सरकार NHAI के कामों की समीक्षा करे। तो NHAI ने जो पुल पे कार्य करा 9 करोड़ 65 लाख रुपए का, मेरा निवेदन इस राज्य की सरकार से है, प्रशासन से, कि उसका ऑडिट करा ले। हम लोगों ने उस कार्य की समीक्षा उस दिन हमने करी। मैं भी एक इलेक्ट्रिकल वैसे इंजीनियर हूं, हालांकि इंजीनियरिंग से तो बहुत दिनों से पाला नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी कोई आम आदमी भी अगर उसको देख लेता, उसमें रेता भर भर के तो उस पर काम हुआ है। RCC का एक कॉलम नहीं, RCC का एक ब्लॉक नहीं, 9 करोड़ 65 लाख रुपए का रेता भर दिया इन लोगों ने। लूट मची हुई है, क्योंकि यहां जिला प्रशासन सोया हुआ है, कोई मतलब नहीं। पूरे शहर को तोड़ने के अलावा, लोगों को परेशान करने के अलावा, लगातार लोग को नोटिस देने के अलावा, निशान लगाने के अलावा, इस जिला प्रशासन ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा कि जो जनहित का कार्य हम जिसको कह सकें। वहीं बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि गैरसैंण में आयोजित हुए मॉनसून सत्र में सरकार ने चारधाम से जुड़े सवालों को सुनना नहीं चाहा। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान नियम 58 के तहत उन्होंने चारधाम यात्रा सहित खस्ता हाल सड़क और आपदा का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार इनका जवाब देने से बचती नजर आई। और जब वहाँ पे सत्र चल रहा था, वहाँ पे भी मैंने कहा था कि चारधाम को लेके मैंने नियम 58 में प्रश्न लगाया था। सरकार उससे चर्चा से उसमें भागी है और आपदा पे भी भागी है। चारधाम यात्रा इसमें पूरी तरह से चरमराई हुई है। लोगों के होटल बंद हो रखे हैं, आप देखोगे अन्य सारी जगह टूटी हुई है। परसों में DM साहब गणेश गोडियाल जी के साथ DM साहब से मिला हूँ। मैंने उनसे कहा है कि DM चमोली को कहा है कि भाई आप सड़कों को खोलिए, शासन प्रशासन को दुरुस्त रखिए। स्थितियाँ बद से बदतर हो चुकी हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में प्रदेश का अब तक के सबसे बड़ा निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण कर रही संस्था को 15 जनवरी तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। देखिए, आज गढ़ी कैंट का क्षेत्र, इसका लगा हुआ क्षेत्र, जहाँ लगभग 30,000 से अधिक की आबादी यहाँ पर रहती है, यहाँ पर कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं था। कोई ब्याह शादी अगर इनके फंक्शन होते हैं तो इनको शहर की ओर जाना पड़ता है। 2.5 लाख 3 लाख के वेडिंग पॉइंट मिलते हैं। और एक बार मुख्यमंत्री जी को मैं लेकर यहाँ पर आया था तो मैंने घोषणा करवाई थी 10 करोड़ की लागत से एक विशाल सामुदायिक भवन यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। फिनिशिंग वर्क चल रहा है। 15 जनवरी को इसका लोकार्पण कर हम यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी के नेताओं के जरिए की गई अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ खटीमा में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला भी फूंका। ये विषय है कि जैसे बयान दे रहे हैं केंद्र सरकार के मंत्री और विधायक हमारे माननीय राहुल गांधी के खिलाफ गलत बयान दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं,
पूरे देश में आज उसका विरोध किया जा रहा है यूथ कांग्रेस के द्वारा। और कल हमारे वहाँ यूथ कांग्रेस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी वहाँ दिल्ली में उसका विरोध किया कि ऐसे जिस देश ने इस देश को आज़ादी दिलाने में और ऐसी हमारे लीडर इंदिरा गांधी जो ऐसे परिवार हैं जो जिनने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को बचाया, उनके खिलाफ ये लोग इस तरह से गंदे बयान देते हैं। उधर लोहाघाट की जनता पेट्रोल किल्लत से जूझ रही है। ऐसे में नाराज लोग जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। बता दें, स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल संस्थान पेट्रोल आपूर्ति के नाम पर 3 से 4 दिनों में सिर्फ एक वक्त पेट्रोल मुहैया करवा रहा है। बाद भी लोहाघाट में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये सब जल संस्थान की लापरवाही की वजह से ही हो रखा है। इतनी दिक्कत पानी की है नहीं। आज तक तो हम मानते थे कि बारिश नहीं हुई है, गर्मी है, लेकिन इतनी बरसात के बावजूद भी लोहाघाट में पानी की व्यवस्था नहीं है। आज तो इस हफ्ते पूरे 10 दिन हो गए हैं, पानी नहीं आ रखा है। कहा जा रहा है कि नल टूटे। अगर नल टूटे हैं तो आप लोग कितनी व्यवस्था कर सकते हो। हल्द्वानी पहुंचे भीमताल के पतलौट के निवासियों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोग नाराज दिख रहे हैं। दरअसल 5 जून को पतलौट क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में सरकार ने मृतक के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन अब तक मुआवजा राशि नहीं मिली है। कोई मुआवजा नहीं मिला। पतलौट दुर्घटना में हुआ था, नरबन का घेरा, हमें कोई मुआवजा नहीं मिला उसमें। और घोषणा जरूर हुई थी, विधायक जी ने भी की थी, बाकी और लोगों ने भी की थी, मगर हमें कुछ नहीं मिला उसमें। मुआवजा कुछ नहीं, कुछ कह ही नहीं रहे हैं। वो क्या कहें, हम उनसे क्या कह पाएंगे? गरीब आदमी क्या कह पाएगा? सब हम तो ये कहते हैं हमें मुआवजा मिलना चाहिए। जब सबको मिलता है तो। वहीं राजधानी देहरादून के तिराहों और चौराहों पर खराब पड़ी ट्रैफिक लाइट जल्द ठीक हो जाएगी। यातायात निदेशक अरुण मोहन जोशी ने लाइट को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। यातायात निदेशक अरुण मोहन जोशी ने बताया कि ज्यादातर ट्रैफिक लाइट्स स्मार्ट सिटी मैनेज करती है। उन्होंने कहा कि वक्त पर ट्रैफिक लाइट ठीक न होने पर संबंधित विभाग पर एक्शन लिया जाएगा। ये सभी को कम्युनिकेट किया है, जहाँ पर भी ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं कर रही हैं तो उसके लिए जिस भी डिपार्टमेंट को वो जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि अलग अलग जगह डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं इसको लेकर के। देहरादून में जनरली जो ट्रैफिक लाइट से स्मार्ट सिटी जो है मैनेज कर रही है, तो उनके द्वारा पीडब्ल्यूडी को कम्युनिकेट किया गया है इसको ठीक कराने के लिए, लेकिन काफ़ी समय से कुछ लाइट्स ठीक नहीं हो पाई हैं। तो उसमें उनको यही बताया है कि जो जहाँ पर बार बार कम्युनिकेट करने के बाद भी नहीं ठीक हो पा रही हैं, उसमें इस ऑफिस को कम्युनिकेट करेंगे, और अगर लगता है कि कहीं पर बार बार कम्युनिकेट करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही है और उसमें कोई लीगल कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो इमीडिएटली लीगल कार्रवाई भी करेंगे। वहीं प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामलों के बाद हरकत में आई उत्तराखंड पुलिस सत्यापन अभियान चला रही है। राजधानी देहरादून में भी बाजारों, प्रतिष्ठानों के अलावा रेडी और फड़ लगाने वालों का सत्यापन किया जा रहा है। एसपी सिटी की माने तो अब तक करीब 300 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर सत्यापन किया गया है। देखिए, ये हमारा जो कोतवाली का जो पलटन बाजार क्षेत्र है, तो उसमें हमारे द्वारा लगातार डेली जो है सुबह भी और शाम को भी डेली सत्यापन का अभियान, और साथ में जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनको भी हटाने का अभियान लगातार जारी है इसमें। और जैसे कि अगर आप डेटा की बात करें तो तकरीबन 300-350 से ऊपर व्यक्तियों को हमारे द्वारा जो है डिटेन किया गया था, फिर उनका सत्यापन अभी करवाया गया है और काफ़ी लोगों का पेंडिंग है। तो उनको हिदायत दे दी गई कि जब तक उनका सत्यापन पूर्ण नहीं हो जाएगा किसी प्रकार की वो व्यावसायिक गतिविधियां नहीं करेंगे। इसी प्रकार जो फल, ये रेहड़ी हैं, ठेली हैं, रिंग्स वगैरह हैं, तो आपने देखा भी होगा कि अभी हमारा जो है मार्केट इनसे बिल्कुल क्लियर हो गया है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। गदरपुर में एक पुलिसकर्मी को एक सिख युवक के साथ अभद्रता भारी पड़ गई। एसएसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने चेकिंग के दौरान सिख युवक के धार्मिक प्रतीकों के साथ बेअदबी कर दी और इससे सिख समुदाय नाराज हो गया। टिहरी पुलिस ने घनसाली और आसपास के इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे टार्जन गैंग के सरगना को पकड़ लिया है। बता दें कि बीते 18 सितंबर को घनसाली के प्रसिद्ध भुवनेश्वरी देवी मंदिर में चोरी की थी और इसके बाद एसटीएफ ने टार्जन गैंग के मुखिया को अवैध तमंचे और 2 कारतूस के साथ धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए तीनों आरोपी सगे भाई हैं, घनसाली के ही एक गाँव के रहने वाले हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
विधायक उमेश कुमार की फेसबुक पोस्ट से बड़ी सियासी हलचल। अजय गुप्ता के साथ सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली। धामी सरकार के खिलाफ साजिशों का लगा चुके हैं आरोप। सदस्यता अभियान के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को बताया कॉपी कैट, हरदा ने भट्ट को दिया कुंडली का ज्ञान। विधानसभा को पेपरलेस करने की तैयारी तेज। केंद्र सरकार की नेवा परियोजना के तहत चल रहा काम, जल्द अधिकारी भी सीखेंगे विधानसभा का ऑनलाइन कामकाज। राजधानी देहरादून में सत्यापन अभियान ने पकड़ी रफ्तार। 300 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर किया गया वेरिफिकेशन। आला अधिकारी संभाल रहे अभियान की कमान।